नमस्कार। आज हम संविधान के बिल्कुल शुरुआती हिस्से यानी भाग 1 पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, जो संघ और उसके क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारे पास इन आर्टिकल्स का एक खाका है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत का ढांचा कैसे तय होता है और सबसे जरूरी संसद के पास राज्यों को बदलने की मतलब उनका पुनर्गठन करने की शक्ति कितनी है। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए यही तो भारत की बुनियाद है। हाँ, है ना, उसकी एकता, उसकी बनावट इसी पर टिकी है। सही बात है। ये साफ करता है कि भारत आखिर है क्या, मतलब राज्यों का संघ, और इसकी सीमाएं वो कैसे बदली जा सकती हैं, कैसे मैनेज होंगी। ये सिर्फ नक्शे की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये देश की एकता और शासन से जुड़ा है। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। मुझे ये हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है कि संविधान बनाने वालों ने दोनों नाम रखे, इंडिया भी और भारत भी। खैर, हाँ, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। हाँ, तो ये अनुच्छेद भारत के इलाके को भी साफ करता है कि इसमें राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और वो इलाके भी जो भविष्य में भारत का हिस्सा बने, जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। और यहाँ ये जो वाक्यांश है यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कैसे? देखिए, संविधान सभा में इस पर काफी सोच विचार हुआ था। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स चुना गया। इसका मतलब ये है कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते, किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, जैसे कि अमेरिका में हुआ। अच्छा। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात, किसी भी राज्य को इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मतलब देश एक है, अटूट है। हाँ, देश एक है जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है और उन राज्यों को बदला भी जा सकता है, पर देश को तोड़ा नहीं जा सकता। ये भारत की अखंडता पर जोर देता है। ये अखंडता वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। ये संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है या फिर नए राज्य बना भी सकती है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद असल में भारत के भौगोलिक विस्तार की संभावना की बात करता है। मतलब अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल करना हो, मान लीजिए किसी संधि से मिला हो या किसी और तरह से भारत का हिस्सा बने, तो संसद कानून बनाकर उसे संघ में शामिल कर सकती है या एक नया राज्य स्थापित कर सकती है। ठीक है, समझ गया। और फिर आता है अनुच्छेद 3। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संसद को कमाल की शक्तियां देता है। मतलब किसी राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके नया राज्य बना देना या दो राज्यों को मिला देना, किसी राज्य का एरिया घटाना या बढ़ाना, सीमाओं में फेरबदल करना, अरे यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम बदलना। ये तो बहुत ही मतलब व्यापक अधिकार है। निश्चित रूप से ये संसद की एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसकी एक प्रक्रिया भी है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही कर दिया। हाँ, प्रक्रिया क्या है? ऐसा कोई भी बिल जिसमें ये सब बदलाव करने हो, वो पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश हो सकता है। अच्छा। और फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? पेच ये है कि संसद उस राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे, मतलब राय ही पर मानी नहीं तो भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल। राय जानने के लिए एक समय सीमा तय की जाती है। उस समय में राय आए या ना आए या जो भी राय आए, संसद अपना काम कर सकती है, चाहे राज्य सहमत हो या ना हो। तो मतलब राज्यों की सुनी तो जाती है, पर आखिरी फैसला पूरी तरह से संसद का। इस पर तो जरूर बहस होती होगी कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन तो नहीं? हाँ, ये बहस का मुद्दा रहा है और आज भी है। केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से ये एक संवेदनशील पहलू है, लेकिन शायद संविधान निर्माताओं का सोचना था कि देश की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा सबसे ऊपर है। शायद जरूरत पड़ने पर तेजी से फैसले लिए जा सकें, इसलिए। हाँ, बिल्कुल। राज्यों का पुनर्गठन, चाहे वो भाषा के आधार पर हुआ हो शुरू में या बाद में विकास और प्रशासन की जरूरतों के लिए, वो आसानी से हो सके। ये केंद्र को एक तरह का लचीलापन देता है। समझ गया। ठीक है, अब आखिर में अनुच्छेद 4 क्या कहता है?
अनुच्छेद 4 देखिए एक तरह से तकनीकी स्पष्टीकरण है। टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत यानी नए राज्यों को शामिल करना, या अनुच्छेद 3 के तहत यानी राज्यों का पुनर्गठन, सीमाओं या नाम में बदलाव, इनके तहत बनाया गया कोई भी कानून उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा। अनुच्छेद 368 के तहत वाला संशोधन। अच्छा। और इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ऐसे बदलाव करने के लिए संसद को वो विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अच्छा। जो संविधान में संशोधन करने के लिए जरूरी होता है। तो फिर ये काम साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। जैसे कोई आम कानून पास होता है ना संसद में, वैसे। वहाँ तो ये तो प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। बिल्कुल, बहुत सरल और तेज बना देता है। ये लचीलापन जानबूझकर रखा गया था ताकि देश बदलती जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, बिना संविधान संशोधन की उस लंबी और जटिल प्रक्रिया में फंसे। तो कुल मिलाकर अगर मैं समेटूं तो संविधान भारत को एक अविनाशी संघ बनाता है, मतलब संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन उसके भीतर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब संसद उनकी सीमाओं, उनके नाम, उनके अस्तित्व तक को बदल सकती है साधारण बहुमत से। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। राज्यों की सीमाओं का नक्शा बदलना संविधान के मूल ढांचे को बदलने जितना मुश्किल काम नहीं है। और ये व्यवस्था दिखाती है कि संविधान बनाने वाले एकता और प्रशासनिक व्यवहार्यता दोनों के बीच एक संतुलन चाहते थे। बिल्कुल। तो आज हमने भाग 1 के मुख्य प्रावधानों को समझा, भारत का नाम और क्षेत्र, और संसद की राज्यों को बनाने, मिटाने या बदलने की ये व्यापक शक्ति। और ये हमें आज के लिए एक सोचने का बिंदु भी देता है ना, कि राज्यों की सीमाओं और नामों को बदलने में संसद को जो ये इतनी ज्यादा शक्ति या कह लें लचीलापन दिया गया है, उसका भारत के संघीय ढांचे पर और केंद्र राज्य के रिश्तों पर लंबे समय में क्या असर पड़ा है या पड़ रहा है, इस पर सोचा जा सकता है।